हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 सच्ची कबू कथा, पाठ प्रवेश। दूसरों के जीवन में खुशियां भरने का सुख अनुपम होता है, यह इस सत्य कथा में बताया गया है। पशु पक्षी भी संवेदनशील होते हैं, वे भी मानवीय व्यवहारों जैसे मिल बैठकर बातें करना, अपने से शक्तिशाली से भय, उदासीनता जैसे भाव दिखाने आदि में निपुण होते हैं। प्रस्तुता पाठ में कबू नाम का एक कबूतर है, जिसे लेखक स्वतंत्र जीवन का आनंद देना चाहते हैं, लेकिन कबू उनके प्रेम बंधन की वजह से जा नहीं पा रहा। इससे सिद्ध होता है कि प्रेम का बंधन सुखकर होता है। इस चैप्टर में जो मतलब सारी डिटेल है वो ये पाठ प्रवेश में बता रहे हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं वो हम इंसानों जैसी ही फीलिंग रखते हैं, उन्हें भी डर लगता है। मीन्स जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली जो होते हैं एनिमल्स या बर्ड्स में, तो वो लोग उनसे भय में भयभीत डरते भी हैं और वो उदास भी हो जाते हैं, उन्हें भी चोट लगती है, उन्हें भी दर्द का अनुभव मतलब एहसास होता है। तो यही और वो आजादी से स्वतंत्र जीवन भी जीना चाहते हैं, और वो जो दूसरों का प्रेम पाते हैं, जो उनसे प्यार करता है, बदले में वो भी उन्हें प्यार ही देते हैं। चलिए आइए हम पढ़ते हैं आगे चैप्टर में क्या है। कह रहे हैं, इंदौर के चिड़ियाघर के दक्षिण में कोई दर्जन भर बहुमंजिली इमारतों की एक कतार है। बहुमंजिली इमारतें मतलब जो फ्लोर्स फ्लैट वगैरह होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं। कतार मीन्स लाइनों में सारी एक से एक करके ये कतार बनी हुई है। इन इमारतों की सारी मंजिलों की मुंडेरें आपस में मिला दी जाएं तो सहज ही 1 मील भर लंबी बन पड़ेगी। मीन्स वो कह रहे हैं जो ये बहुमंजिले जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची जो ये इमारतें मीन्स जो ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अगर उनको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो क्या लगेगा, 1 मील मीन्स बहुत ज्यादा, जो सब बहुत लंबाई में ये दिखाई पड़ेंगी। ये सब कबूतरों से भरी रहती हैं। अब वो बोल रहे हैं जो ये मंजिलें हैं वो किससे भरी रहती है, कबूतरों से भरी रहती हैं। इस इलाके का नाम नौलखा है। कहा जाता है कि कभी यहाँ आम के इतने पेड़ थे कि एक वर्ष 9 लाख कैरियां गिरी। समझ आई आपको कि ये कह रहे हैं यहाँ पर कभी मीन्स जब ये बिल्डिंग्स नहीं थी तो पहले यहाँ पर आम के पेड़ हुआ करते थे, और वो पेड़ इतनी संख्या में थे, मीन्स इतने ज्यादा थे कि जब उन पेड़ों से फ्रूट मीन्स कैरियां, जो कच्चे आम होते हैं ग्रीन ग्रीन से होते हैं, जो पक्के नहीं होते, कैरिया बोलते हैं उन्हें, तो उनकी जो काउंटिंग है उन पेड़ों से गिरी हुई कैरियों की, तो वो 9 लाख के मतलब पास बता रहे हैं। यानी 1 साल के अंदर वहां से 9 लाख कैरियां गिरी, वो ये सुना जाता है। तब से इस इलाके का नाम नौलखा हो गया। तब 9 लाख कैरियां हुई हूँ ना हुई हूँ, आज यहाँ 9 लाख कबूतर अवश्य बसते हैं। वो कह रहे हैं कि जो बात सुनी हुई है कि हाँ 9 लाख जो कैरियां होंगी भी नहीं होंगी भी, तो ये बात जो उन्होंने सुनी हुई है वो भले ही सच हो ना हो, लेकिन जो यह 9 लाख कबूतरों की जो बात बता रहे हैं वो तो मतलब अवश्य ही मीन्स वो तो बिल्कुल डेफिनेटली ही बसते हैं और बसते ही होंगे। एक मुंडेर पर 4-5 किशोर कबूतर बैठे गपिया रहे थे। किशोर कबूतर मीन्स जो मतलब बिल्कुल साइलेंट में बैठे रहते हैं, और जैसे कोई कुछ बोल नहीं पाते हो लेकिन अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को उनको आपस में समझ आ जाती है। वो तो किशोर ऐसे कि आकार में वे बड़े हो, मतलब आकार में वो बड़े हो चुके हैं मगर उड़ने में कुछ कमजोर हैं। वो कह रहे हैं कि वो साइज में तो बड़े हो चुके हैं, पर जब वो उड़ान भरते हैं तो वो कैसे फील होते हैं कि अब ये उड़ने में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुए हैं। मीन्स वो थोड़े बच्चे भी हैं और थोड़े बड़े भी हैं, जो आसानी से पतंग के मांझे या केबल टीवी की अड़ी तिरछी तारों से टकरा जाते हैं। अचानक एक कबूतर ने खतरे की आवाज निकाली। क्या हुआ, एक कबूतर ने क्या करा, एक खतरे की आवाज में जो कबूतरों को समझ आती है उस लैंग्वेज में उसने आवाज निकाली और फड़फड़ाकर सारे कबूतर मुंडेर छोड़कर उड़ गए। उनका एक होगा साइलेंट मीन्स कि हाँ भाई अगर ऐसे कोई बोलता है तो उनका मतलब कि कुछ खतरा है, जल्दी से यहाँ से भागो।
इस गप गोष्ठी में किसी का ध्यान ही नहीं गया कि कब एक बिल्ला बहुत पास आ गया था। अब वो कह रहे हैं गप गोष्ठी मीन्स मतलब बातों करते हुए, जो ये कबूतर आपस में बातें कर रहे थे तो उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ, उन्होंने ये आवाज ही नहीं सुनी कि जो ये एक कबूतर ने जो खतरे की जो आवाज साइलेंट जो निकाला था उन कबूतरों ने नहीं सुना जो आपस में बात कर रहे थे। तो इसने में क्या हुआ, वहां पर एक जो मेल कैट होता है मीन्स जो बिल्ला होता है, तो वो वहां पर उनके पास पहुंचने ही वाला था। मुंडेर पर बस मुटियाया हुआ कबूतर बचा था। मुटियाया मीन्स एक लाचार और एक चुपचाप बैठा हुआ। उसे बिल्ले का जरा भी डर नहीं लगा। अब क्या था कि उसे बिल्ले का जो सामने उसके आ गया था उसे कोई डर नहीं लग रहा था, जिस बिल्ले से शायद शेर भी डरता हो। वो कह रहे हैं वो उस बिल्ले से डरा भी नहीं जिससे शायद शेर भी डर जाए। अप्रैल के दिन थे, गर्मी बहुत तेज थी। दोपहर 12 बजे मैं डाक लेने के लिए बाहर निकला। डाक लेने मीन्स जो पोस्ट ऑफिस से कुछ सामान या कुछ लेटर वगैरह लेने के लिए वो बाहर निकला होगा। दरवाजे के पास केसरी फूलों की बेल के नीचे पंखों का एक गुच्छा पड़ा दिखाई दिया। रंग तो कबूतरों जैसा था, परंतु ना सिर दिखाई दे रहा था ना पैर। पास गया तो वह कबूतर पंख फड़फड़ाने लगा। घायल था, गर्म हवा की चपेट में आकर गिरा था। गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसे पक्षी हमारे बगीचे में गिरते रहते हैं। 2 घड़ी नीम की ठंडी छाया में आराम कर उड़ जाते हैं। मैं उस कबूतर को अंदर ले आया। मीन्स जो कबूतर फड़फड़ा रहा था और उड़ नहीं पा रहा था वो उनको अपने घर पे अंदर ले गए। उसके चेहरे पर पानी का फवारा किया, मीन्स स्प्रे किया पानी का, उसको थोड़ा सा होश आ जाए, और एक टोकरी में रख दिया। खाने के लिए चावल के दाने डाल दिए। दोपहर निकल गई, शाम हो गई। वह गर्दन जमीन पर टिकाए यूं ही बैठा रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। घर में सबकी यही राय बनी कि उसे आज की रात और आराम करने दिया जाए। सुबह टोकरी का ढक्कन खोलकर देखा तो कबूतर को वैसे ही सी जमीन पर उल्टा टिकाए टुकुर टुकुर ताकता पाया। आखिर इसकी गर्दन इतना बल कैसे खा गई थी? हाथ लगाया तो वह थरथराकर 2 कदम इधर 2 कदम उधर खिसका। मीन्स अगर उस जो कबूतर होते हैं, अगर हम जैसे इंसानों को देखते हैं पास आता है वो, तो उन्हें लगता है कोई शिकारी तो नहीं है जो हमें मार देगा। तो वो ऐसे कैसे फीलिंग कर रहा जब वो उसने उसको टच किया कबूतर को, तो वो कभी इधर हो रहा था कभी उधर हो रहा था, मतलब इधर उधर खिसक रहा था। मरीज को अभी और आराम की आवश्यकता थी। मरीज को ने कबूतर, क्योंकि वो ठीक नहीं था, उड़ नहीं पा रहा था और उसकी गर्दन भी थोड़ी सी टेढ़ी हुई पड़ी थी क्योंकि उसे चोट लगी हुई होगी। दूसरी पूरी दोपहरी भी उसने कमरे की ठंडक में काटी। अब जो दूसरा दिन भी है वो उसने एक ठंडक कमरे में, जो ठंडा कमरा होगा उसमें उसने काट दी। वो दूसरा दिन भी निकल गया। शाम को उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाया गया। लू लगने के अलावा गर्दन टेढ़ी होने के मर्ज का डॉक्टर ने कुछ तकनीकी नाम बताया। एंटीबायोटिक दवा और न्यूरोबियोन की पर्ची लिख दी। मीन्स उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर को दिखाया। एंटीबायोटिक वो दवाई होती है जो हमारे बॉडी के अंदर, जो अगर किसी चोट लगने के कारण जो हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो बढ़ ना जाए और हमें और ज्यादा परेशानी ना हो, तो वो उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है। और पर्ची मीन्स एक वो प्रिस्क्रिप्शन सी उसको लिख कर दे दी इस दवा की। अगले 3 दिन हम सुबह शाम गोली के टुकड़े आधा चम्मच पानी में घोल कर ड्रॉपर जो होता है ना, जिसके अंदर हम एयर टाइट होता है, जैसे कि उसको अंदर से ऊपर से प्रेस करो और दवाई में डालो और प्रेस करके उसको छोड़ो तो पानी ड्रॉपर के अंदर आ जाती है। ड्रॉपर तो आपको पता ही होगा। तो वो क्या करते थे, ड्रॉपर से कबूतर की चोंच में उतारते रहे, मीन्स उसकी चोंच से उसको वो दवाई पिलाते रहे। 4 बूंदे पिलाने के लिए घर के जो 4 बूंदे उस जो कबूतर को पिलाने के लिए वो बता रहे हैं कि घर के तीनों लोगों को जुटना पड़ता, मीन्स उस कबूतर को पकड़ने के लिए, उसको दवाई पिलाने के लिए, उस ड्रॉपर को भरने के लिए 3 लोगों को ये काम करना पड़ता। इससे कबूतर कुछ संभला,
मीन्स उसको थोड़ी सी अच्छी फीलिंग होने लगी और खाने पीने लगा। हमारे पास जाने पर वह दूर भागता, मीन्स अगर वो पास जाते तो वो जो कबूतर था वो पीछे हो जाता, क्योंकि वो डरता तो अभी भी था इंसानों से। ऐसे में एक दिन समझ में आया कि उसके पंखों में भी चोट लगी है। अब उन्होंने चेक करके देखा तो उनको लगा कि उड़ नहीं पा रहा, क्यों नहीं उड़ पा रहा, तो उसके जो पंख थे उसमें भी चोट लगी हुई है। डॉक्टर की सलाह पर तीमारदारी यानी देखभाल करना किसी की का नया मतलब देखभाल करने का एक नया सा सिलसिला शुरू हुआ। कबूतर को हमारे घर में रहते रहते 2 सप्ताह से ऊपर हो चले थे। 3 मनुष्य, एक अल्सेशियन कुतिया और 5वां यह पक्षी। एक ऐसी ब्रीड होती है, मीन्स जो ये डॉग है, जो फीमेल डॉग होती है, और मतलब इस डॉग को मिलाकर उनके घर के अंदर कितने एनिमल्स हो गए थे? 5 हो गए थे। 5वां यह पक्षी मीन्स कबूतर को मिलाकर, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी भी और एनिमल्स 4 थे, जैसे डॉग हो गया और वो बिल्ला हो गया, मीन्स ये सारे एनिमल्स जो थे उनके घर में ऑलरेडी थे, और अब एक पक्षी भी ऐड हो गया। घर आने वालों को कबूतर से सबसे पहले मिलवाया जाता। जो लोग जेब में कैमरा रखते वे इसकी तस्वीर जरूर उतारते, मीन्स जो मोबाइल वगैरह या कुछ रखते तो वो उसकी पिक्चर लिया करते थे, इमेज। सुबह शाम जब हम बगीचे में बैठकर चाय पीते तब कबूतर को टोकरी खोलकर खुले आसमान के नीचे रख देते। वह उड़ता नहीं, गर्दन टेढ़ी कर देखता रहता। वैसे अब उसकी गर्दन सीधी रहने लगी थी। उसे नाम दिया, कबूतर को नाम दिया गया है कबू। घर के अंदर कबू को बगीचे की जालीदार खिड़की में छोड़ दिया जाता ताकि वह पेड़ पौधे, आकाश और दूसरे पक्षियों को देख सके। शुरू में कुछ दिन उसे केवल चावल की चूरी खाने के लिए दी, फिर ज्वार और बाजरा दिया। इंटरनेट पर खोजने से पता चला कि कबूतर सूखे मटर भी पसंद करते हैं। मगर इस कबूतर को उस बात का पता नहीं था। भुने चने, टोस्ट, बिस्किट, दूध, रोटी भी उसने ना कर दी, मीन्स नहीं खाई। अलबत्ता का मतलब होता है जैसे बेशक, निसंदेह, लेकिन क्या करा उसने? अलबत्ता लेकिन खड़े मुंह चाव से खाए, मीन्स बहुत शौक से खाए। हमारे पालतू अल्सेशियन रेना मीन्स जो उनकी फीमेल डॉग है, पर हमें भरोसा था कि वह कबू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शरीर से भारी भरकम होने के कारण पड़ोसी उसे शेर कहते हैं। कबू के कारण मोटी रेना को नया नाम मिला, गबू। गबू और कबू और गबू एक ही कमरे में अकेले रह लेते। शेर गबू स्वभाव से इतनी गऊ हैं कि कबू, यदि मतलब कबू मीन्स कबूतर और गबू मीन्स उनके जो वो डॉगी है, बिच है, जो फीमेल डॉग है, उसके पास चला जाता तो वह खुद दूर हट जाती है। साथ ही कू कू की आवाज से हमें बता भी देती है। कबू की तबीयत सुधरने लगी। वह घूम घूम कर घर का कोना कोना देखने लगा। कभी वह बैठक की गद्देदार कुर्सी पर बैठा मिलता तो कभी पीछे के दरवाजे पर, कभी पंखे पर जा बैठता तो कभी खुली अलमारी के भीतर। बाहर वाले कमरे में पिताजी के सिर का एक शिल्प रखा है। पिताजी का प्राकृतिक प्रेम ध्यान से रखते हुए उसे बाहर बगीचे में होना चाहिए था। कबू शिल्प पर जाकर बैठता और बीट कर देता। बीट मीन्स जैसे वो शिट करते हैं, वो कर देते। सिर पर कबूतर की बीट शायद हर उस मूर्ति के लिए आवश्यक संस्कार है जिसे खुले आकाश के नीचे लगाया जाता है। कबू ने यह कसर पूरी कर दी। कबू अब एकदम स्वस्थ था। वह उड़ता कम और चलता अधिक था। पीछा करने पर वह तेज चाल से यहाँ वहाँ दुबकता फिरता।
उड़कर यदि किसी ऊंची जगह बैठ जाता तो बैठा ही रहता। पूरा दिन भूखा प्यासा जब तक ऊपर चढ़कर उसे नीचे उतार न लिया जाए। हमारे साथ रहते रहते उसे 6 सप्ताह हो गए थे। वह गर्मियों में आया था और अब वर्षा आ गई थी। एक खुशनुमा दोपहर जब वर्षा आकर थम गई थी, हमने उसे विदा करने का तय किया। मैं उसको ही छोड़ने का कही कि वो खुले आकाश में उड़ जाए। उन्होंने यह डिसीजन लिया। उसकी टोकरी खोलकर बगीचे में रख दी। दूर बरामदे में बैठकर हम देखते रहे कि वह अब उड़ा तब उड़ा। सोच रहे हैं कि उड़ जाएगा शायद टोकरी में, अब हमने खुली रख दी है खुले आकाश में, उसकी मर्जी है। तो 15 मिनट बाद कबू टोकरी से बाहर आया, फिर पंख खोलने गर्दन मटकाने के बाद धीरे से जमीन पर उतर आया और बगीचे में टहलने लगा। समय बीतता गया, कबू को वही मजा आने लगा। आखिर उकताकर हमने उसे फिर से टोकरी में रखा, उकताकर मीन्स हार कर, और घर के अंदर ले आए। कहीं बिल्ली आ गई तो यह चलता ही रहेगा। दिन ढलता कहीं ऊंची डाल पर बैठ गया तो भूखा प्यासा बैठा ही रहेगा। यह सोचता कि अभी कोई आकर उतार ले जाएगा और दुलार कर चुग्गा पानी देगा। चाय की मेज पर बैठे बैठे हमने उन सारी घटनाओं की कल्पना कर डाली। मतलब वो सोच रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही करेगा कि भाई ये उड़ेगा भी नहीं, और जहां पर ये बैठता है उड़ के वहां से ही अपने आप नीचे भी नहीं उतरता, तो कहीं इसको कोई प्यार से पुचकार कर या कोई दाना पानी देकर इसको अपने साथ ले गया, तो वो ये सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि इसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई इसे मार ना दे या कोई इसे फिर से जख्मी ना कर दे। ये सब ये सोच रहे हैं। यदि कबू अभी उड़ जाता तो क्या होता? 2 महीने हो गए कबू हमारे साथ ही है, जमीन पर चलने वाला। हम एक पंछी को उड़ना सिखा रहे हैं। कबूतर को क्या कर रहे हैं? वो खुद इंसान जमीन पर रहकर एक पक्षी को उड़ना सिखा रहा है। अच्छा बच्चों, आज ही चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, और जो इसके स्टोरी राइटर हैं उनका नाम है दिलीप चिंचालकर। ओके बच्चों, अब मैंने ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आपको अगर इसके क्वेश्चन आंसर मुझसे डिस्कस करने हो तो आप मुझे बताइएगा। और टेक केयर बच्चों, हैव अ गुड डे।